ठीक है। देखो सबसे पहली बात, कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और कल ही मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि भाई अगर आपने आज के इस डेरिवेशन को वर्ड बाय वर्ड समझ लिया, सिंबल बाय सिंबल भी समझ लिया, मतलब जो मैंने सिंबल लिया वही सेम सिंबल ले लिए, तो फिर आपको अगले 3 4 5 डेरिवेशन जो भी होने वाले हैं मेरे बिना कराए कर लोगे। और मैं आज एक डेरिवेशन और करवाऊंगा, लेकिन बिना कराए वाकई में कर लेते, आप आराम से कर लोगे। अभी मुझे बताते जाओगे कि देखो भैया करना क्या है, ठीक है ना। बस केस बदल जाता है, लेकिन आपको तरीके नहीं बदलने हैं, तरीके बिल्कुल सिमिलर उठाने हैं जैसा कल लिया था, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। अब वो स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कल भी मैंने कॉन्वेक्स लिया था, आज भी अभी कॉन्वेक्स ही ले लेते हैं, कॉनकेव से बात करेंगे। मतलब मैं चाह रहा था एक कॉन्वेक्स कराऊंगा एक कॉनकेव, लेकिन एक कॉन्वेक्स के बाद एक कॉन्वेक्स और करा रहा हूं ताकि वो जो कल जो नहीं थे उनको भी समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो अभी जरा ध्यान लगाओ, कॉन्वेक्स सरफेस में हमने कल एक केस लिया था, बोलो क्या था। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्लियर है ना। तो अभी भी मैं कुछ दूसरा केस बदल देता हूं, ठीक है ना। मेरा मिरर वही है, बस केस बदल रहा हूं, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन द ऑब्जेक्ट lies in, when the object lies in, अच्छा image formed is virtual लेंगे आपकी बात। when the object lies in rarer medium and image formed is virtual, image formed is virtual। देखो ध्यान समझना है ना, मतलब बहुत आसानी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक, जो लोग कल नहीं भी थे उनको भी समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठ जाएंगे। उतनी जल्दी, मतलब उतना धीरे धीरे तो नहीं बताऊंगा जितना कल था, लेकिन फिर भी आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना बस। When the object lies in rarer medium and image formed is virtual, कल हमने लिया था image formed is real, ठीक है। पहली बात तो आप मुझे बताओ, मैंने कल बताया था कि रिफ्रैक्शन के केस में इमेज को रियल कब मानते हैं और इमेज को वर्चुअल कब मानते हैं। वेरी गुड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट अगर उसी साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल मानी जाती है रिफ्रैक्शन के केस में, बार बार कर रहा हूं। और अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसके अपोजिट साइड में बनती है तो रियल मानी जाती है, क्लियर। कल हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा था और इमेज जब बनी थी ना तो वो अपोजिट साइड बनी थी, और जब अपोजिट साइड बनी थी तो इमेज कैसी कहलाई, रियल। अब की बार ये इमेज बनेगी कौन सी साइड, आपकी ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगी, तो कैसी कहलाएगी, वर्चुअल। अब ये फर्क आएगा क्यों, ये फर्क आएगा ही क्यों कि भैया इमेज अब की बार वर्चुअल बन जा रही है। बताओ क्या हमने मिरर में नहीं पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बदल देने से इमेज की नेचर पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन खाली बदल देने से, मिरर वही रहे, वही सेम मिरर रहे और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दें। मिरर में पढ़ा था ना, मिरर में, रिफ्लेक्शन में, कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दें तो इमेज की नेचर भी बदल सकती है और पोजीशन भी बदल सकती है, क्लियर है ना। जैसे याद करो, जब तक ऑब्जेक्ट रहा था कॉनकेव मिरर में पोल के बियॉन्ड, इनफाइनाइट की तरफ, सॉरी फोकस के बियॉन्ड, क्लियर है ना। मिरर के केस में बात कर रहा हूं, जब तक रहा था फोकस के इधर यानी कि इन्फिनिटी पे रखा था तो कैसी इमेज बनी थी, रियल। इनफाइनाइट से करीब ले आए थे तो भी कैसी थी, रियल। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए थे तो भी रियल। फोकस पे रखी थी तो भी रियल। लेकिन फोकस और पोल के बीच में जब हमने इमेज ऑब्जेक्ट रखा तो वर्चुअल बन गई थी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बदल देने से इमेज की नेचर पे भी इंपैक्ट पड़ता है। समझ में आ रही बात। एक बात, इसका सीधा मतलब यही हुआ कि भैया रिफ्रैक्शन के केस में भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल देने से इमेज की नेचर में बदलाव हो जाएगा। समझ गए। कल हमने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स सरफेस के सामने ही रखा था, आज भी हम वहीं रखेंगे, लेकिन बस फर्क क्या है, फर्क यह है कि कल हमने थोड़ा दूर रखा था, आज थोड़ा करीब करके रख देंगे ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ रही ना, बस इतना समझना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। भाई अब बात नहीं करनी है, टेस्टिंग कर लो इस बात की कि कल आपने जो समझा था उसके बेस पे इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बड़े आराम से हो जाएगा, इसके अगले भी सारे हो जाएंगे। कई सारे डेरिवेशन है और इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। हालांकि जो कल मैंने बताया था उसके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे पहला है, उठा के वही एग्जामिनर रख देता है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद वाले, और कभी कभी किसी के दिमाग में बैठ गया अगर कि नहीं यार ये तो हर बार ही पूछा जाता है या ये तो बच्चे को जानते हैं सारे, तो मैं ना बदल देता हूँ, और किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बस खाली पूरा क्या लिखा है, सेम चीज़ लिखी है, बस यहाँ के वर्चुअल लिखा है, इसी से पूरा बदल जाएगा, पूरी कहानी बदल जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और वो पूरी कहानी बदलने पर आपको क्या लगेगा, देखिए सबसे पहली बात ये बन गया आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कल भी क्या माना था, μ2, और आज भी मैं क्या मान रहा हूं, μ2। और बाहर की तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कल भी क्या माना था, μ1, और आज भी क्या मान रहे हैं, μ1। ये जो बाहर की तरफ मौजूद मीडियम है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर किया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कंसीडर किया है, और ये मैंने ये भी मान लिया है साथ साथ कि μ1 इज लेस देन μ2। अब μ1 इज लेस देन μ2 मुझे क्या बता रहा है कि बाहर वाला जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर है, और जो इधर साइड वाला मीडियम है वो डेंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच यहाँ पर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पोल। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। सेंटर किधर लाई करेगा, वो बता सकते हो कि नहीं, सेंटर किधर लाई करेगा, इधर। ये तो कंफर्म है, ये कहीं और नहीं जा सकता, सेंटर यहीं पे होगा। अच्छा ये भी अभी डिसाइड नहीं करते कहाँ होगा, देखते हैं इसको भी। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पता लगा यहाँ मेरी रे नहीं मिली आकर के, तो बाद में रे मिलानी है तो देख लेंगे, ठीक है ना। अभी पहले इतनी बात बताओ, समझ में आ गई नहीं। बताओ मुझे ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, रेयर मीडियम में रखना है ना, और इमेज कैसे बनानी है, वर्चुअल बनानी है, तो किधर बननी चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर ही बननी चाहिए। तो मैंने ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब ला के रख दिया। कल हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले जाके रखा था, अब हमने ऑब्जेक्ट को पोल के करीब रखा। ऐसा रखने से क्या हुआ, एक लाइट रे आई और यहाँ पे टकरा गई। जब एक लाइट रे यहाँ आकर के इंसिडेंट होगी, ध्यान सुनिएगा, पहली वाली लाइट रे जो ओ से चली ए पॉइंट पर जाकर के वो सरफेस पर टकराई, और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां पर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाएंगे एक नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा जहां से पास होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एक चीज को ध्यान समझते चलो, बार बार कह रहा हूं। एक लाइट रे जो ओ से चली और कहां पे जाकर के टकराई भाई, ए पे जाके टकराई, और जहां ये जाके टकरा रही है उस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। वहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट के ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर डाला, कहां जाकर के मीट कर गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मीट कर गया। क्योंकि किसी भी सर्कल के टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मीट करता है। क्लियर, बहुत अच्छे। अब बताओ ये लाइट रे जब कौन से मीडियम से कहां जा रही है, रेयर से, तो ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, क्या होना चाहिए, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कल जितना ज्यादा दूर रहेगा बेंडिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी, बेंडिंग जितनी ज्यादा होगी उतने चांस बनेंगे कि रियल इमेज बनेगी, उधर बनेगी इमेज। अभी क्या किया मैंने, थोड़ा करीब रखा था तो इसको जाना तो चाहिए था, बताओ कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। ये तो इसका क्या हुआ बताओ, ओरिजिनल पाथ, ये तो हुआ ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट, ये ऐसे चली जाएगी। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। ये लाइट रे, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे फिर से मीडियम से बाहर जा रही है, नहीं, आप ऐसा समझो ये मीडियम के अंदर ही है, लेकिन ऐसे जाएगी अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यहाँ दिखा सकता हूँ नीचे, थोड़ा मैंने ज़्यादा ऊपर ले ली ना ये, तो इसको देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हो गई है। देखो सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये रही मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, देखो ध्यान से, ये था इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर है, नीचे, तो इसको मैंने बेंड कर दिया किधर की ओर, नॉर्मल की ओर। अब ये जब नॉर्मल की ओर बेंड हुई, तो नॉर्मल की ओर बेंड होने पर ये आगे बढ़ाने पर, लेकिन इतनी बेंड नहीं हो पाई कि ये आगे बढ़ाने पर इस एक्सेस को कहीं कट कर दे, इतनी बेंड नहीं हो सकी। एक रे यहां से चली, कल भी बताई थी ये वाली रे, कल चली थी, ओ से पी की ओर चली, और जब कोई रे ऑप्टिकल पोल पर आकर के टकराती है तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो बिना डेविएट हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान से समझो, ये वाली रे आगे बढ़ाने पर और ये वाली रे आगे बढ़ाने पर आपस में आगे कहीं भी मीट नहीं करेंगी। अगर ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी तो जब तक दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को काटती नहीं है तब तक इमेज बनती नहीं है। इसका मतलब आगे कहीं इमेज नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूंगा भैया, इसको पीछे बढ़ा दूंगा, इस वाली रे को पीछे बढ़ाऊंगा और इसको भी कहां बढ़ा दूंगा, पीछे। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इस वाली रे को भी, ये जो देखो ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली रे, इसको मैं पीछे ले गया। जब इसको पीछे ले गया और ये वाली रे भी मैं पीछे ले गया, इसको ऐसे दिखाना नहीं होता। उस रे को पीछे लाने पर और इस वाली रे को पीछे लाने पर ये यहां से आती हुई दिखाई दे रही होंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो ये वाली रे ऐसे निकल गई है,
मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इसको लाया हूँ, इसको नहीं लाया हूँ, ये तो ऐसे है और ये ऐसे है, समझ रहे हो ना? तो ये कौन सी वाली है, पहले एक बार फिर समझ लो। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब इसने रेयर से डेंसर में एंट्री की, तो ये रेयर से जब डेंसर में गई तो पहले जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जाकर के क्या हो गई, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इतनी नहीं झुक पाई कि इधर आ जाती, बस इतना ही बैंड हो पाई। अब ये कैसे डिपेंड करेगा भैया, इतनी ही क्यों हुई, हमारे हाथ में है क्या भाई? हाथ में तो है ही ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने ऐसी डिसाइड की है कि वो उतना बैंड हो ही नहीं पाएगी। मेरी बात को समझ ना? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग मान लो कि आगे बैंड नहीं हुई तो फिर इतनी बैंड नहीं हुई, और ये भी आगे की तरफ बढ़ाई तो ये आपस में मीट नहीं कर रही है, बल्कि ब्रॉड होती जा रही है आगे की तरफ। अब जो चीज़ आगे ब्रॉड होती जा रही होती है उसको पीछे ले जाओ तो पक्का कहीं ना कहीं मीट कर जाती है। तो इन दोनों को, रे को मैं पीछे ले गया, पीछे ले जाने पर मुझे जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, और ये पॉइंट वर्चुअल इमेज कहलाएगी। कैसी इमेज? वर्चुअल, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड इमेज बन गई, इसलिए कैसी होगी? वर्चुअल। अगर आप चाहो तो इसको डॉटेड भी बना सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया। अभी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट रह गया इतने तक में? अभी रे डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया, इतना ही होता है, लेकिन इसमें अभी मार्किंग रह गई। अभी मार्किंग का मतलब अभी इसमें कुछ लिखने बाकी रह गई चीज़ें। कौन कौन सी? जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, पहली बात मतलब मैंने कल बताया था आपको, जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट को लेना है ए, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उस पॉइंट को लेना है एन। याद करो कहा था मैंने, कहा था ऑब्जेक्ट के एंगल को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लेना है अल्फा। ऑब्जेक्ट वाली रे यानी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हमेशा अल्फा, इमेज वाली इमेज बीटा। याद आ रहा है? ऑब्जेक्ट के एंगल को अल्फा, इमेज के एंगल को बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को गामा लिया था, ये लेंगे यहां पर गामा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ बढ़ने दो। क्या कहाँ बढ़ जाएगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ना मतलब, तो बढ़ेगा तो मतलब बैंड इसके तरफ ज्यादा बैंड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? मतलब अरे भाई ये जो बैंड तुम कह रहे हो ये एंगल ज्यादा होना चाहिए ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ज्यादा होना चाहिए ना। अगर आई ज्यादा होगा तो आर भी ज्यादा होगा, यही कहना चाह रहे हो ना? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2, यही तो कहना चाह रहे हो ना? तो जब आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो ये थोड़ी करीब आएगी, कितने करीब आ जाएगी? बड़ा एंगल बनाना है तो ऊपर की तरफ ही रहेगी ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है इसमें? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है ना? ठीक है, वो नहीं है भाई, वो नहीं है, गलत बात, ठीक है ना? ये वाला एंगल भाई, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताओ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है? अगर तुम्हें थोड़ा दिख रहा हो तो मुझे खुशी होगी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ये यही होगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? हाँ यही होगा। ये है मेरी इंसिडेंट रे और ये है मेरा नॉर्मल, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखो ये रहा मेरा नॉर्मल और ये रही रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल होता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले इतनी बात समझो। क्या इसमें आपको कल के, मैं बार बार आपको कल वाला याद दिला रहा हूं, नहीं तो सही मायनों में नया डेरिवेशन है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे पता था कि अगर एक डेरिवेशन कर लिया सारे हो जाएंगे बस। अच्छा देखो, जबकि आई कल के केस में इधर बना था, इधर भी बना, तब भी वही करना है, बिल्कुल सेम काम करना है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है, क्या बताओ? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल AIC। ठीक है ना? कंसिडर कंसिडर हमने जो कल लिखा था बिल्कुल सिमिलर लिखना है। क्या लिखेंगे? कंसिडर दैट एन कंसिडर दैट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम। ठीक है ना? इन द रेयर मीडियम एज शॉन इन फिगर। बस कर दो, इतना बहुत है, क्योंकि डेरिवेशन ही खुद इतना लंबा चला जाएगा कि कंसिडर के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गए ना मेरी बात? बहुत अच्छे। अब बताओ, क्या हमने कल कहां से शुरुआत करी थी? इन ट्राइंगल AOC। ध्यान से देखकर बताना, तुम्हें कोई पारखी नजरों से अपनी देखो, कोई ट्राइंगल AOC दिख रहा है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, फिर भी बोल रहा हूं कि ट्राइंगल AOC ही लेना है और कोई नहीं लेना है। इन ट्राइंगल AOC कौन सा है भाई? ट्राइंगल AOC ये रहा AOC। बताओ AOC ट्राइंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है क्या? बोलो क्या लग रही है? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देखो मैं यहां दिखा रहा हूं AOC ट्राइंगल, ये है, ये दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ये रहा AOC। खुशी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये ट्राइंगल AOC, इस AOC ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा? I
और ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, ये एंगल कितना हो जाएगा गामा। तो ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। ये सब कहानी लिखनी नहीं होती उसमें, ये मैथ्स में लिखनी होती है कि I बराबर अल्फा प्लस गामा आया कहाँ से, कैसे आ गया, बस आपने लिख दिया, आपको पता होना चाहिए कि I बराबर अल्फा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए, इतना दिखा दोगे और खुश हो जाएगा एग्जामिनर कि ये तो एकदम ही क्लियर कर दे रहा है सारी चीजें, ठीक है ना। तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा आई आर क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहां से सिंस अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है इसलिए हम अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा और गामा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिख सकते हैं। अब देखना क्या आपको लगेगा कि भैया ये क्या कल वाली क्लास ही रिपीट हो गई है, तो बिल्कुल सिमिलर लगेगा। आई इक्वल टू क्या आ गया 10 अल्फा प्लस 10 गामा, एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात। अब आ जाओ, फिर आओ, बताओ कौन सा ट्रायंगल उठाता दूसरी बार में? कल कौन सा ट्रायंगल लिया था दूसरी बार में? AIC, बिना देखे भी कर दोगे डेरिवेशन, इतना काम का। इन ट्राइंगल AIC, ठीक है। बस सिंबल बार बार कह रहा हूं वही मानने हैं, सिंबल वही मानने हैं जो मैंने कल माने थे, ठीक है ना। ओके, इन ट्राइंगल AIC दिख रहा है क्या कहीं? AIC ये रहा AIC, बोलो दिख रहा है कि नहीं? AIC। अब बताओ AIC में क्या होगा, है ना। ये थोड़ी मोटी हो सकता है आपको टेढ़ी दिख रही हो, और क्योंकि मैं चाह रहा था इसको ज़्यादा पीछे न ले जाऊं, नहीं तो ये जो है ना यहाँ से सही मायने में कहाँ जाती पता है? यहाँ जाती, यहाँ जाती, और वहाँ भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भेज दूँ क्या? समझ तो गए ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ऐसा बन रहा, देखो, अरे मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देखो ये ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखो। ये क्या है? A, और ये क्या है? ये वाला पॉइंट I, और ये वाला पॉइंट क्या है? C, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल ये R है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल है। AC तो नॉर्मल है ना, तो AC नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, ये जो AI वाली है ये कौन सी रे है? AI वाली रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो कोई डाउट हो तो। अब ये यहाँ बताओ, ये एंगल कितना है? बीटा, और ये एंगल कितना है यहाँ? गामा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से लग गई। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं। अब बताओ, अगर R इक्वल टू बीटा प्लस गामा लिख दिया तो फिर से वही लिखोगे, सिंस बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ये चूंकि बहुत स्मॉल है इसलिए हम बीटा को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा। गामा को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा। समझ गए ना? बताओ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा क्या डेरिवेशन? देखो ये हो जाएगा R बराबर कितना? 10 बीटा प्लस 10 गामा। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि हाँ बदल गया क्वेश्चन? यहाँ बदल गया डेरिवेशन यहाँ के। जिसको कल वाला याद रहेगा उसको आ रहा होगा याद। कल था R बराबर बीटा माइनस गामा, आज आया R बराबर बीटा प्लस गामा। इससे नहीं डरना है। ट्राइंगल AOC उठाया, ट्राइंगल AIC उठाया, कल भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई थी, आज भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। AOC में भी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, AIC में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? दो चीज जो भी बनी वही लिखी, लिखने के बाद दो इक्वेशन बना के इनको छोड़ दिया। ये हो गए दो इक्वेशन। अब बताओ अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे भैया अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं? तुम लिखे जाओ, लिखे जाओ। अरे भाई लिखना नहीं, सोल समझो पहले। कल भी नहीं आए थे फिर भी लिखे जा रहा है, अभी समझो पहले। जो लोग कल आए थे वो सब बैठे हैं शांति से, ठीक है ना। और ये लोग बस जल्दी झाँपने में लगे हैं। झाँपो नहीं, ध्यान लगाओ उधर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं? क्या बताया था? जिससे जाती है उसको पहले, जिसमें जाती है उसको बाद में। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 म्यू 2। बोलो कोई डाउट हो तो? 1 म्यू 2 को लिख सकता हूं कितना? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत अच्छे, आ गई। अब बताओ म्यू 2 अपॉन म्यू 1, चूंकि I और R क्या है? स्मॉल है। सिंस I एंड R वेरी स्मॉल। कल मैंने इतनी बार भी नहीं लिखा था इसको, आज पूरा और कर दिया कायदे से, ठीक है ना। सिंस I एंड R वेरी स्मॉल, देयरफॉर I को क्या लिख लेंगे? साइन I, और R को क्या लिख लेंगे? साइन R, ठीक है ना। या सॉरी, साइन I को I और साइन R को R, ठीक है। तो साइन I की जगह पर क्या रख दूं?
देखो यहीं रख दे रहा हूं, आई अपॉन आर, ये वाला साइन आई की जगह पर आई और साइन आर की जगह पर आर, क्या हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्या करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बन जाएगा म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? यहां तक कोई डाउट है किसी प्रकार का? चलो अब इतना पहले नोट कर लो, फिर इसके आगे करेंगे, ठीक है ना? बस देखो देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से और इसे मिटा करके बस उसके आगे करूंगा आप, है ना? बताओ, मुझे पता है इसके आगे आपने अगर थोड़ा सा भी चाहते ना आपको अगर इच्छा हो ना, आराम से कर लेते अब तक पूरा डेरिवेशन। बताओ म्यू वन आई, आप मुझे आई की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी थी? टेन अल्फा प्लस टेन गामा, टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू टू, आर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी थी? टेन बीटा प्लस टेन गामा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देख के बताओ, आई की जगह पर क्या रख दिया? जो पहली इक्वेशन में आया था आई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा, और दूसरी इक्वेशन में आया था आर बराबर टेन बीटा प्लस टेन गामा, तो वही आई और आर की वैल्यू रख दी उठा करके, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। अब बताओ टेन अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से, ये रहा देखो, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही सेम कहानी, ए एन अपॉन ओ एन प्लस टेन गामा की वैल्यू ये रहा ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू टेन बीटा की वैल्यू बताओ चे, ए एन अपॉन एन आई आई एन, बात देखिए, चलो ए एन अपॉन एन आई, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एन अपॉन एन आई। फिर बताओ टेन गामा की वैल्यू बताओ बच्चे, ए एन अपॉन एन सी, बोलो क्या करूंगा? म्यू वन ए एन, ऊपर से ए एन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? वन अपॉन ओ एन प्लस वन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू ए एन कॉमन ले लिया, वन अपॉन एन आई। आप देखिए ऐसे याद चलेंगे जब आपको तैयार हो जाएगा ये एन सी, तो ये एन सी को आप, अब मैं बताऊंगा नहीं, कल बताया था, एन सी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी ले सकते हैं, ठीक है, और एन ओ को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी ले सकते हैं, और एन आई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई ले सकते हैं, इतना कल बताया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। बताओ पी सी की वैल्यू कितनी होती है? आर। बताओ ओ पी की वैल्यू कितनी होती है? यू। और बताओ आई पी की वैल्यू कितनी होती है? वी। तो आपने यू वी और आर लिख लिए हैं, ये है यू, ये है वी और वो है उधर आर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यार, यहाँ पर आप कहेंगे भाई ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी, एन सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी और एन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई। चलो इनकी वैल्यूज रखेंगे आप, है ना? देखो बताओ क्या रखूं? म्यू वन, बताओ ए एन, अच्छा ए एन से ए एन कैंसिल, बचेगा वन अपॉन डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट। बताओ ओपी की जगह पर ओपी प्लस का यू की माइनस का यू? माइनस का यू। चलो एक बार लिख देता हूं, ओपी बताओ कितना होगा? ओपी इक्वल टू माइनस यू विद साइन कन्वेंशन। बोलो कैसे? लाइट रे इधर से आ रही है, जिस तरफ से लाइट रे आती है अगर उसके अगेंस्ट में मेजर करते हैं तो नेगेटिव, और अगर उसके सपोर्ट में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। बस अब बताओ लाइट रे इधर से आ रही है और जब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ इधर जाना पड़ेगा, कैसा लेंगे? नेगेटिव। ओपी नेगेटिव। और बताओ जल्दी से पीसी बताओ, पीसी पॉजिटिव लेंगे, प्लस का आर की माइनस का आर? प्लस का आर, पॉजिटिव आर। चलो जी अब एन आई बता दो, एन आई या पी आई? पी से आई की वैल्यू, वो एन आई और पी आई लगभग इक्वल ही हैं, समझ ना भाई? ओ एन और ओ पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, ओ सी सॉरी एन सी और पी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, और एन आई और पी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। और पी आई कितने के इक्वल? प्लस का वी की माइनस का वी? माइनस का वी भाई, माइनस का वी, कारण लाइट रे इधर से आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, समझ गए? माइनस का वी। बस आ गया मजा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, बताओ क्या बनेगा? म्यू वन इंटू वन अपॉन ओ एन की जगह पर माइनस यू, फिर प्लस वन अपॉन एन सी की जगह पर आर, प्लस का आर, क्लियर? इज इक्वल टू म्यू टू इंटू, बताओ वन अपॉन एन आई की जगह पर वी, वी कैसा? नेगेटिव, फिर प्लस का वन अपॉन आर, ये भी प्लस का वन अपॉन आर। बोलो को डाउट हो तो? एनसी की जगह पर आर और एनआई की जगह पर वी, इतने तक में कोई समस्या नहीं। इसको आगे मल्टीप्लाई करा लो। अब यहाँ देखो, यहाँ जाओ ऊपर, ठीक है ना? ये आ जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू, हो गया।
प्लस का म्यू 1 अपॉन आर, बोलो हो गया, इज इक्वल टू माइनस का म्यू 2 अपॉन वी प्लस का म्यू 2 अपॉन आर। बोले तो मेरे को डाउट हो तो ये म्यू 2 अपॉन वी को इधर ले गए, म्यू 1 अपॉन यू को उधर ले गए, सॉरी म्यू 1 अपॉन आर को उधर ले गए। बताओ ये माइनस क्या है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस म्यू 2 अपॉन वी, और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का कितना म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू 2 अपॉन आर माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका क्या, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। क्या सेम रिजल्ट आ गया क्या, हाँ जी आ गया, और सेम ही आना था, घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा भैया ये क्या कर दिया आपने, कोई गलती होगी क्या हमसे, नहीं गलती कुछ नहीं हुई है, सब कुछ बीच में बदला भी, कहानियां बदली भी, लेकिन रिजल्ट फिर से सेम आ गया। अब बड़े काम की बात बताऊंगा, रिजल्ट सेम ही आना था और आया भी वही, यही आएगा, परेशान मत, डरिए मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में रखा होगा ना, रेरर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में रखा होगा यही रिजल्ट आएगा, बात खत्म। ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में रखा होगा तो यही रिजल्ट आएगा, चाहे आपका वो कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव। अभी बात करेंगे बाद में, जब ये दोनों करवा लूंगा तब इस पर मैं चर्चा करूंगा ज़्यादा, क्योंकि जब कॉनकेव भी हो जाएगा ना, कॉनकेव, तो लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं है, फॉर्मूला बदल के भी आएगा, लेकिन वो किसी और केस में बदल के आएगा, क्लियर है, मीडियम बदलने पर ही बदलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो अभी वो मीडियम बदला नहीं, मतलब हम कभी कभी ऐसा भी करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे, डेंसर वाली साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना, क्या लिखे, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम। हमने रेरर मीडियम के दो केस कर लिए, बोलो कौन कौन से दोनों, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब हमें बस बचा हमारे पास डेंसर, तो हम क्या कहेंगे अब की बार, ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बदलाव कर देंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, फिर उसके बाद इमेज बनाएंगे, समझ में आ रही बात ना। तो तीसरा केस वही बनता है कॉन्वेक्स का। अभी एक और केस बचा है कॉन्वेक्स का, वो आप आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछना। इसके आगे क्या करना है बताओ, स्पेशल केस में वही करेंगे, है ना। इफ द आउटर मीडियम इज एयर, इफ द आउटर मीडियम इज एयर, अगर आउटर मीडियम एयर है, मतलब ये जो बाहर का है मीडियम, हाँ वो कल किया था, अगर नहीं भी कर रहा तो भी लिख देता, डायरेक्ट लिख देना हुआ है ना फिलहाल, लेकिन करवा दूंगा वो भी, ठीक है ना, बेहतर वही है वैसे, है ना, ठीक है। क्या हुआ अभी देखो क्या होगा, है ना, ठीक है, बंद हो गया क्या, ठीक। अभी देखो तो चलो कर लेते हैं, म्यू 1 से डिवाइड बाई, लड़का कह रहा है म्यू 1 से डिवाइड करा लिए भैया, लो भाई इसकी बात मान लेते हैं, डिवाइड बाई म्यू 1 बोथ साइड, दोनों साइड म्यू 1 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या बचेगा बच्चों, भाई जल्दी जल्दी मेरे प्यारो ध्यान दो, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। बताओ म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या होता है, 1 म्यू 2 अपॉन वी माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 अपॉन आर। बोले तुम्हें को डाउट हो तो ये फॉर्मूला एक नया बन के आ गया, दो फॉर्मूले हो गए अभी तक मेरे पास, बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम का है। कारण क्या है, सुनो बड़ी ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा है ग्लास, ध्यान सुनिएगा, ग्लास और ये है एयर, तो एक स्पेशल फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर ये है ग्लास और बाहर है वाटर, तो भी वाटर ग्लास से रेयर ही होता है। तो अगर एयर ना होकर के बाहर वाटर हुआ तो ये फॉर्मूला काम आएगा, समझ गए, क्योंकि तब मुझे वो बताएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आउटर वाटर इज इक्वल टू इतना। तो अगर उसने हमें बताया 1 म्यू 2 मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का दे दिया, तो यहां रखूंगा उसकी वैल्यू और यहां रखूंगा उसकी वैल्यू और बस यू वी की वैल्यू रखूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ बोलो, समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, लिक्विड अक्सर सॉलिड से क्या होते हैं, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम ही होती है। डेंसर का मतलब यहाँ डेंसिटी से ही है, समझ गए ना। अगर मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारे सर पे जो बाल है वो ज़्यादा डेंसर हैं और मेरे सर पे जो बाल है वो रेयर है, इसका मीनिंग सही है, बात समझ में आ रही ना। मतलब डेंसिटी क्या है बालों की, कम है, सिंपल, ठीक है ना। तो मेरे सर पे जो बाल हैं उनकी डेंसिटी वाकई में कम है, और अगर तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाता रहा तो और कम हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, चलो अब ध्यान लगाओ, नहीं बच्चे ध्यान दो, बढ़ जाए। स्पेशल केस भी देख लो भाई, ये बस अब यही कर दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ अलग नहीं लिखता। इफ द आउटर मीडियम इज एयर, इफ द कोई बात नहीं छोड़ो, इफ द आउटर मीडियम इज एयर, अगर आउटर मीडियम एयर है तो बताओ, अगर आउटर मीडियम एयर हुआ तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, म्यू 1 की वैल्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू म्यू मान लेंगे, म्यू
म्यू का मतलब एयर के रेस्पेक्ट में किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ म्यू2 की जगह पर रख देंगे म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये हो गया। अब ये डेरिवेशन किए जा रहे हैं भैया हम लोग, ये डेरिवेशन पेपर में आएगा तो क्या बस यही करना है? इस पे ऊपर एक आध न्यूमेरिकल तो करवा देते, तो चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक, ठीक है ना? चलो नोट डाउन कर लो पहले एक बार। ठीक, सुनो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन मेरे ये दोनों डेरिवेशन हो गए, इसके बेस पर क्वेश्चन भी तो देख लो भाई, पता नहीं बिना बात क्यों पढ़े जा रहे हैं ये इतने लंबे लंबे डेरिवेशन, ठीक है ना? तो क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होता है कि हाँ वाकई में पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है? लिखिए व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन। बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस, है ना? व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इज इक्वल टू 1.5, ठीक है? क्या लिखा? फॉर द अच्छा, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, म्यू इज इक्वल टू 1.5 फॉर द वर्चुअल इमेज, फॉर द वर्चुअल इमेज। अभी ये कौन सा केस चल रहा था? वर्चुअल इमेज का ही केस चल रहा था। For the virtual image of an object, for the virtual image of an object, for the virtual image of an object in the adjacent medium, in the adjacent medium, ठीक है? बस ये केस याद रखना, न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक है ना? in the adjacent medium, ठीक है? ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इक्वल टू 1। तो जो एडजेसेंट मीडियम है वो क्या है? एयर है। वो दूसरे शब्दों में एयर ही कहना चाहता है, लेकिन बस डायरेक्ट लिख दिया। म्यू कितना दिया है? 1। बाहर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया गया है। चलो म्यू इक्वल टू 1, फिर क्या लिखा? एट 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इन द एडजेसेंट मीडियम, ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 1, एट 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड, एट 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड at a distance of 40 centimeter, to be formed at a distance of 40 centimeter, to be formed at a distance of 40 centimeter, 40 centimeter। एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ब्रैकेट में लिखा म्यू इक्वल टू 1.5 फॉर द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एडजेसेंट मीडियम, ब्रैकेट में लिखेंगे म्यू इक्वल टू 1 एट 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा केस है, कैसी बातें कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो आप मुझे बता पाएंगे आराम से कि सरफेस, हमें उसकी नेचर भी बतानी होगी। और सुनो भाई, अच्छा मैं करवा रहा हूं, सुनो। हाँ बच्चे, अब वो तुम्हें सोचनी पड़ेंगे ना देख करके, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से यू और वो क्यों लेंगे? सुनो ना भाई, यू तो सुनो। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूं। अगर एक सिंगल मिरर है या सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस या सिंगल लेंस, तीनों में से कोई भी चीज है ना? कुछ बात समझ में ना? अगर सिंगल है, अगर मिरर हो या लेंस हो या सरफेस हो, तीनों में से कोई भी अगर सिंगल है तो यू हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर दो होने लग जाएंगे तब यू का मामला बिगड़ता है थोड़ा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो यू तो बिना टेंशन के क्या होगा? नेगेटिव होगा ही होगा। क्लियर? इमेज कैसी बन रही है बोलो, देख के बता दीजिए। वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? इमेज किस साइड बनी होगी? ऑब्जेक्ट की साइड या ऑब्जेक्ट के अपोजिट? ऑब्जेक्ट की साइड, क्योंकि मिरर लेंस के केस में या कह लो रिफ्रैक्शन के केस में वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बनती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमें दी है वर्चुअल इमेज नहीं, ठीक है ना? प्लस की माइनस? प्लस आएगा। वेरी गुड, प्लस का 8 आएगा। देखो अब सुनिए, तो इसका वाला कंफर्म हो गया। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यू बताओ कितना दिया? यू कितना दिया क्वेश्चन में?
-10। कारण कुछ ने कहा 10 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट की, अरे सुन लो भाई, 10 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहां पर बन रही है? 40 सेंटीमीटर दूर बन रही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई? फिर v इज इक्वल टू -40 होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड इमेज बन रही है, और अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड इमेज बन रही है तो v कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो v की वैल्यू कितनी ले ली? -40 सेंटीमीटर। μ1 कितना है? बोलोगे μ1 कितना है? 1। μ2 कितना है? 1.5। भैया फॉर्मूला लगा दिया, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। लो जी, हो गया काम, समझ गए? बहुत बढ़िया। फॉर्मूले में को μ2 की वैल्यू 1.5 अपॉन v की वैल्यू माइनस का 40 माइनस μ1 की वैल्यू 1 अपॉन में u की वैल्यू -10, 1.5 माइनस 1 अपॉन r। इस r की वैल्यू मुझे पता करनी है। ये हो जाएगा माइनस का 1.5 अपॉन 40 और प्लस का 1/10। 1.5 में से 1 गया, 0.5/r। अब बताइए क्या होगा? अब ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है ना? दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 1.5 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0.5/r। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना? 1.5 माइनस, ठीक है ना? पॉज कर दिया, कोई बात, सही किया तुमने। हाँ बच्चे, एलसीएम गलत ले लिया क्या? अभी करते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई आ जाएगा, जरूर जाओ, है ना? अभी आ जाएगा, तो शांति तो बनाओ, आ जाएगा, ठीक है ना? चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, करते ना, परेशान मत। सुनो अब सुनो, देखो याद दो इसका, इन दोनों का एलसीएम बताओ जल्दी, कितना आ गया? 40। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1.5 और प्लस का 4, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू कितना जाएगा? 0.5/r। 4 में से 1.5 का बताओ कितना बचा? 2.5 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.5/r। ये बताओ, ये इससे कटिएगा क्या? कितनी बार? 5 बार कटेगा। यहाँ बचेगा क्या? 1। 5/40 बराबर 1/r। इसका मतलब r बराबर कितना? 40/5, मतलब कितना? 8 सेंटीमीटर आने का मतलब ही है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस रहा होगा। कैसा सरफेस होगा? कॉन्वेक्स, क्योंकि पॉजिटिव आया है। r की वैल्यू पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात भी पकड़ में आ गई होगी। कोई मुश्किल आ रही क्या? समझ गए ना? ठीक, अभी बताते हैं। देखो ऑब्जेक्ट अभी, हाँ नहीं, हाँ अभी मैंने डेंसर वाला केस नहीं करा। वैसे सुनो, वो आपको मेरी बात सुनो ध्यान से, जब डेंसर मीडियम का केस करा लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज किस तरफ बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है ना? क्लियर है? उसमें भी सुनो, उसकी बात फॉर्मूला ही बदल जाता है, ठीक है ना? अगर ये सरफेस कॉन्वेक्स होना होता ना तो डेंसर के केस में फॉर्मूला बदल जाएगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। देखो इतना समझ लो आप, सिंपल। मैं एक आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये इसमें इतने कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, सीधा कहना नहीं कि भैया ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। 2 ही बनेंगे वैसे फॉर्मूले, डेरिवेशन है 4-5, लेकिन उनके सबका मिला के नतीजे 2 ही निकलते हैं। एक नतीजा निकलता है, एक फॉर्मूला बनता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एक फॉर्मूला बनता है μ1 अपॉन v, जहां μ2 था वहां μ1 आ गया, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। समझ में आ रही बात ना? पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये तब बनता है जब डेंसर में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? समझ में आई बात? अभी डेंसर में रखा ही नहीं था ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा था? रेयर में रखा था, ठीक है ना? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, बात नहीं करेंगे, बस एक क्वेश्चन और करिए जल्दी से, ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लिखो स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कैपिटल आर है ना? ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर
separates air from glass, separates air from glass, separates, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ, separates air from glass, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इक्वल टू 1.5, separates air from glass, ब्रैकेट में लिखेंगे म्यू इक्वल टू 1.5। क्या कहना चाह रहा है, यहां तक का क्वेश्चन सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि ग्लास का बनाया हुआ है, वो एयर के जब कहीं रख दोगे तो एयर को सेपरेट करेगा, मतलब एक तरफ हो जाएगा ग्लास मीडियम, एक तरफ हो जाएगा एयर मीडियम, तो एयर को उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। और जब एयर का सेपरेशन हुआ तो एयर का रिफ्लेक्शन इंडेक्स तो तुम्हें पहले से पता होता है, म्यू इक्वल टू 1, वो भी हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने लिखवाया नहीं है जानबूझ के, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 पता होना चाहिए कि एयर के लिए म्यू इक्वल टू क्या होता है 1। तो एयर दिया एक तरफ और दूसरी तरफ दे दिया ग्लास, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई कर रहा है, ग्लास के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि कैसा रहा होगा, कॉन्वेक्स, इनसाइड आ गया ना, इसका मतलब कॉन्वेक्स, समझ गया ना। मतलब सरफेस के अंदर अगर सेंटर आ रहा है तो कॉन्वेक्स, सरफेस के बाहर अगर सेंटर आ रहा है तो कॉनकेव, ठीक है ना। तो क्या लिखा, क्या हुआ, अरे यार तुम तो पूरी नौटंकी बनाओगे, छोड़ो नहीं रहने दो। चलो कहाँ तक आगे थे, इसने बोला था, सुनो एक मिनट सुनो भाई, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड इन एयर। अब की बार बिल्कुल क्लियर कर दिया क्वेश्चन को, इससे पहला जो क्वेश्चन था ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, उसमें मतलब है ना चीजें कि ये कैसे लेना चाह रहा है, कौन सा है, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में से सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है भाई, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P प्लेस्ड इन एयर इज फाउंड टू हैव, एन ऑब्जेक्ट P placed in air is found to have a real image, is found to have a real image capital Q in the glass, है ना। पहली बात तो रियल बता रहा है, रियल बताई ना, पॉइंट P placed in air found to have a real image, तो रियल है तो पक्का ग्लास में बन रही होगी, ये तो कंफर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो रियल इमेज Q in the glass, द लाइन PQ कट्स, यहां से ये क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है, द लाइन PQ कट्स द सरफेस, द लाइन PQ कट्स द सरफेस, द लाइन PQ कट्स द सरफेस एट ए पॉइंट O, एट ए पॉइंट O, अरे यार पहले पता होता कि एच1 फिगर है तो फिर पहले फिगर ही मानते, एट पॉइंट O एंड OP इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, ओके, OP इक्वल टू OQ। लिखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। देखो सुनो, ये इसने पहले से ही दे दिया हमें कि एक स्फेरिकल सरफेस, डायग्राम दिया हुआ है, चिंता मत करिएगा, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, एक स्फेरिकल सरफेस है। अब देखो स्फेयर ही दे दिया पूरा, लेकिन ये स्फेरिकल सरफेस, अच्छा बताओ अगर एक कंचा आपको दे दे तो कंचा कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स सरफेस की तरह, कॉनकेव सरफेस की तरह, कॉन्वेक्स की तरह, हर तरफ से कहीं से भी देखना कॉन्वेक्स दिखेगा, समझ गए। तो वैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉन्वेक्स है, हर तरफ से कहीं से भी देख लो। अब मान लो कि ये कॉन्वेक्स सरफेस, सुनो बच्चे, ये कॉन्वेक्स सरफेस एयर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, और इसने कहा है कि इसको सेपरेट करते समय ये ऐसी कुछ कहानियां बताई इसने, देखो ध्यान सुनना, क्या यहां पर लिया है इसने O पॉइंट, ये पॉइंट को क्या नाम दिया है O, और यहां रखा है इसने ऑब्जेक्ट P, और इसने कहा कि इसकी जो इमेज है ना, रियल इमेज, वो कहां पर बन रही है, ग्लास के अंदर बन रही है, यहां Q पर, ये सब दे रखा है क्वेश्चन में। O इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये कह लो सॉरी पोल है, और P इसके P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, और Q पॉइंट पर इमेज बन रही है, और C इसका क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां होगा। बोलो बात समझ में है कि नहीं, और क्या, हमेशा बच्चे जिस, अगर मैं इसका इतना हिस्सा भी काट देता तब भी यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका, क्योंकि वो जो स्फेरिकल सरफेस बनते हैं, नहीं उसने दी है कुछ, वैसे तो उसने डायग्राम में दिया है, ठीक है ना, डायग्राम में दिया है ना बच्चे, और ना भी दिया होता तो हमें बस क्यों को कहीं भी मान सकते थे, फिर हम फिर जहां मन करे वहां मान लेते,
फिर v की वैल्यू हमें खुद बताती कि वो उधर आएगी या इधर आएगी, समझ गए ना। लेकिन हमसे v तो पूछा ही नहीं है, पूछा तो हमसे क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है, चलो वो भी निकल जाएगी। पहले इतनी सिचुएशन मुझे बताओ समझ में आ रही कि नहीं, बताओ इस लेंस की, सुनो भाई, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, सॉरी सरफेस का 1.5 दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, ये एयर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u लिया जाता है, इमेज की डिस्टेंस को v लिया जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने पर r हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बोलो रेयर मीडियम में, इमेज किधर बन रही है, रियल। ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, कल वाला केस हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, समझ गए ना। बताओ μ2 कितना है, जल्दी बोलो, 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन माइनस u, समझ में आ रही बात, या u नहीं, u तो हमें निकालना ही ना, तो u को छोड़ दो, अभी अपने आप माइनस में आएगा, नहीं समझे। अरे भाई u की वैल्यू जो है ना वो आप अपने आप आपकी माइनस में आ जाएगी, चिंता मत करिए इसको ना। इज इक्वल टू कितना 1.5 माइनस 1 अपॉन r। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, u को भैया मैंने क्या मान लिया x, तब लिख सकते हैं माइनस x। u को अगर आपने x मान लिया तो तब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस x, क्योंकि u को आपने x मान लिया है, तो अब हम यहाँ माइनस x रखेंगे, लेकिन फिर जो x की वैल्यू होगी बस वही u की वैल्यू होगी। छोड़ो आप u, आप अपने आप ऐसे ही आ जाएगा, वो माइनस में ही आएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना, बिना बात एक्स वैक्स चेक करना पड़ो। अभी मुझे बताओ, अच्छा अब क्या कहा उसने, आगे बोला भैया जो पी क्यू वाली लाइन है ना, पी क्यू वाली लाइन में ओपी और ओक्यू क्या है, ओपी और ओक्यू बराबर है, ओपी और ओक्यू बराबर है, इसका मतलब तो पी बराबर भी है। तो भाई अगर आपने u को x मान लिया तो v भी क्या हो जाएगा, चलो छोड़ो, इसका कहना यह है u, और देखो ओपी क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओपी बराबर OQ, OP बराबर OQ मतलब U बराबर V, मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या है, इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। पर ये अच्छा मैंने मोड बताऊं क्यों लगाया, क्योंकि भाई U और V अलग अलग होंगे, U उधर नेगेटिव रहेगा लेकिन V उधर पॉजिटिव रहेगा। अब तुम ये ना कहना भैया माइनस U प्लस V के इक्वल कैसे हो सकता है, भाई माइनस प्लस V इक्वल हो जाते हैं, यहाँ मोड लगा रहे हैं हम, डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आप में से कोई भी मुझे बता दे कि भैया u की वैल्यू मैंने ले ली माइनस एक्स और v की वैल्यू मैंने ले ली प्लस एक्स, इसमें आपको समस्या तो नहीं आ रही। मैंने क्या माना, मान लिया कि u x के इक्वल है तो फिर v भी x के इक्वल ही होगा, लेकिन u लिया जाएगा माइनस में और v लिया जाएगा प्लस में। x की वैल्यू निकालना ही समझो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना हुआ। क्लियर, रख दो वैल्यू यहाँ पर 1.5 अपॉन, बताओ u की वैल्यू, v की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 में से बन गया 0.5 बाई आर। बताओ x की वैल्यू निकाल कर यहाँ से 5r आएगा, 5r, वेरी गुड। r के टर्म्स में आंसर आएगा क्योंकि r दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, r के टर्म्स में आंसर आएगा 5r। देखो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन r। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अभी हो जाएगा आपका 2.5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.5 अपॉन आर। अब देखो ये आ जाएगा आपका 2.5 आर बराबर 0.5 एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 आर अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट भगा दो। बताओ x बराबर 5 पंजे 25 मतलब 5r, x बराबर 5r। पॉजिटिव आया, x की वैल्यू पॉजिटिव आई है। u अगर बताएंगे मतलब u को भी आपको पॉजिटिव होना। भाई बोला उसने क्या है, बोलो, हमसे थोड़ी पूछा कि पोजीशन क्या है, हमसे बोला ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ गई 5r। 5r बोले तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस का होगा तो 50 सेंटीमीटर, 20 का होगा तो 100 सेंटीमीटर। अभी कुल मिला के अगर वो क्वेश्चन में दे भी देता कि इफ r इक्वल टू 10 देन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए, तो अगर r इक्वल टू 10 होता तो फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 50 हो जाती। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है ना। मतलब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाती 50। क्लियर है इतनी बात। अभी किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। श्योर, बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब एक मिनट रुक जाओ भैया ना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अच्छा एक केस बजे इसमें खाली बचा है, उसको हम लोग कल क्लास में देखेंगे। वैसे तो ऑब्जेक्ट, चलो टोटली मिला के 2 केस बने हैं। अगर आपने कोशिश की ना तो कल दोनों केस आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बचा है ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, लाइज इन डेंसर मीडियम, और मिरर को क्या ले लेना है, लेंस को क्या ले लेना है, कॉन्वेक्स ही ले लेना, कॉन्वेक्स ही। तीसरा केस बन जाएगा। एक के तीनों कर लिए, कॉनकेव का एक करके काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई ना, है ना। कॉनकेव का कर लेंगे, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं।
चलिए ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मुझे लगता है अगली क्लास में हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है ना।